श्री कृष्ण कहते हैं कि समय को ऐसा बनाओ जब भी तुम वहां हो तो सब तुमसे प्यार करे, जब तुम वहां से चले जाओ तो सब तुम्हें याद करे, और जब तुम वहां पहुंचने वाले हो तब तुम्हारा सब इंतजार करें। इसका मतलब ये है बेटा, अपना जो व्यक्तित्व है, अपनी जो पर्सनैलिटी है, उसको ऐसी बनाओ कि हर कोई आपको पसंद करे, चाहे आप वहां हो चाहे आप वहां पे ना हो, तब भी आपको पसंद करने वाले होने चाहिए। तो अगला जो अपना चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से स्टार्ट करते हैं भाई। इसमें जो बेटा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक बहुत ज़्यादा छोटा ही चैप्टर है, एक क्वेश्चन आता है इसमें से नीट में, पर छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, एक ही बार में इसको पढ़ सकते हो। सबसे पहली जो चीज़ है वो है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। देखो तो बेटा, क्या अपने पास में सिनेरियो है, इस तरीके से कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और ये चार्ज होने लग रहा है। चार्ज होने लग रहा है मतलब कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। मेन चीज, इस चीज का ध्यान दो, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक क्लोज लूप बनाता हूँ, और एक मैं यहाँ पे एक क्लोज लूप बनाता हूँ, एक लूप है एक्स, एक लूप है वाई। एक्स और वाई बेटा दो मैंने अलग अलग जगह पे लूप बना के देख लिए। ठीक है, एक्स और वाई वाली जो दो लूप बनाई, तो उस केस में देखो मैं दोनों में एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करता हूं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ है उसके अकॉर्डिंगली लिखता हूं फोर एक्स। एक्स वाली जो अपने पास में लूप है, ये वाली एक्स लूप। ठीक है, इस लूप के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नोट इंटू इस लूप के अंदर से जाने वाला करंट। तो इस लूप से आई ही करंट जा रहा है, तो उसको लिख देंगे म्यू नोट इंटू आई। तो यहाँ से अपने पास में बी, क्योंकि एक्स वाली लूप के लिए लिख रहे हैं तो बी एक्स कर देते हैं। यहाँ से जाने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्स, उस एक्स की वैल्यू आ जाती है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो कि नॉन जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अपने पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जिस्ट करेगा। एम्पियर सर्किटल लॉ से इसके बारे में हमें पता चल गया है, ऑलरेडी बहुत बार ये लॉ हम लगाते रहते हैं। ठीक है, यही अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ वाई वाले पॉइंट के लिए लगाता हूँ, इस वाई वाले केस में लगाता हूँ, तो उस केस में बेटा अपने पास में क्या होता है, क्या उसमें चीज़ें चेंज है, क्या उसमें हमें नई चीज़ें मिलती हैं। देखो, वाई वाली क्लोज लूप के लिए मैं लगाता हूँ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस वाई डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू इस लूप के अंदर से जो करंट पास हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो। इसका मतलब है जो इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हो गई है जीरो, और पी वाई है उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई है। इसका मतलब है कि इस रीजन के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए। पर प्रॉब्लम ये आ गई है, एक्चुअल में यहाँ पे करंट एग्जिस्ट करता है, बट एक्चुअली वी फाउंड, करंट नहीं बेटा मैग्नेटिक फील्ड, वी फाउंड मैग्नेटिक फील्ड एट वाई इज नॉन जीरो। एक्चुअली मतलब कि हमने जब एक्सपेरिमेंट किया है वहाँ पे वैल्यूज पुट कर, वहाँ पे जब हमने गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर नहीं कंपास को पुट करके देखा, तो उस केस में पता चला कि इस रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सपेरिमेंटली इसको निकाला। ठीक है, और इसको निकाला था, वो किसने निकाला था, मैक्सवेल ने। ठीक है, मैक्सवेल ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था, उसने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा होता है तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। यहीं से सबसे पहली बार दुनिया में डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया आया। ठीक है,
दिस गिव rise to idea of displacement current. डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ से ही डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फर्स्ट आइडिया आया था वो इधर से आया था। ठीक है, तो बेटा आप पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ये कौन सी बला है भाई, ऐसी क्या नई चीज़ आ गई जो हमें पता ही नहीं है। हमें पता इसलिए नहीं है क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, अदरवाइज या तो हम पहली बार 12th क्लास पढ़ रहे हैं तो भी नहीं पता है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट देखो अपने पास में क्या होता है। ठीक है, ये अपने पास में ऐसा करंट है जो मैग्नेटिक फ्लक्स की, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक्चुअल यहाँ पे चार्ज मोशन की वजह से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज ए करंट which is produced due to rate of change of electric flux with respect to time। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को टाइम के साथ में चेंज करेंगे उसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट है, उसका फॉर्मूला हो जाता है एप्साइल नोट डी फाई ई बाई डी टी, एप्साइल नोट इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इस तरीके से अपने पास में डिस्प्लेसमेंट करंट है वो आता है। ठीक है, ये वाला जो करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये सिर्फ कैपेसिटर की प्लेट्स में ही एग्जिस्ट करता है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इज फाउंड ओनली इनसाइड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये जो है सिर्फ कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ही एग्जिस्ट करता है, वहीं पे ही रहता है। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ओनली एग्जिस्ट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। सिर्फ जब एग्जिस्ट करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल हो, टाइम के साथ में चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो बेटा ये अपने पास में ये भी एक करंट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर होता है। अब इसको देखते हुए ही एम्पियर ने अपना प्रॉपर एक नया लॉ दे दिया। ठीक है, एम्पियर का जो लॉ था उसको मॉडिफाई करके मैक्सवेल ने अपना नया लॉ दे दिया जिसमें इन दोनों लॉ का यूज था। ठीक है, एम्पियर लॉ नाउ बिकम एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल्स एम्पियर लॉ है वो अब जाके एम्पियर मैक्सवेल लॉ बन गया है, जिसको लिखा जा सकता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। बी डॉट डी एल है उसका फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बेटा दोनों को ही कंसिडर करते हुए अपने पास में एम्पियर मैक्सवेल लॉ बन जाता है। आई सी और आई डी, आई सी जो है वो है कंडक्शन करंट और आई डी है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, ये अपने को ये चीज़ ऐसी है जिसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ अपने पास में क्या है बेटा, देखो इधर से अपने पास में मान लेते हैं आई करंट आया है, इधर तक जाते हुए भी आई करंट है, तो बीच वाले रीजन में भी कितना करंट होगा, ओबियस सी बात है आई ही करंट होगा। इसके बारे में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जो अपने पास में कंडक्शन करंट है वो हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल रहेगा, या डिस्प्लेसमेंट करंट है वो हमेशा ही कंडक्शन करंट के इक्वल रहेगा। नोट
ठीक है, कंडक्शन करंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो एप्सिलॉन नोट डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एप्सिलॉन नोट डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। चलो भाई ये लिख दिया है डी बाई डी टी। जो अपने पास में कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों प्लेट्स में वो अपने पास में आ जाता है सिग्मा अपॉन ए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। वैसे भाई ये लिख दिया है। तो बेटा एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो जाएगा, डी बाई डी टी क्योंकि कॉन्स्टेंट ये डिफरेंशिएशन से बाहर भी लिख देते हैं। सिग्मा की वैल्यू हो जाती है चार्ज ऑन प्लेट अपॉन एरिया इंटू ए, डी बाई डी टी ऑफ चार्ज अराइज ऑन द प्लेट। चार्ज जो प्लेट पे अराइज हुआ है वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ उस चार्ज का लिखना चाहें तो वो तो कंडक्शन करंट ही होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो कंडक्शन करंट है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है दोनों मैग्नीट्यूड में बेटा सेम ही रहेंगे। ठीक है, बस फर्क इतना है जो कंडक्शन करंट है वो अपने पास में वायर्स में एग्जिस्ट करेगा और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कैपेसिटर की प्लेट्स में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसको लिखो करंट आउटसाइड द प्लेट्स इज इक्वल टू करंट इनसाइड। कभी भी आउटसाइड और इनसाइड के करंट की पूछी जाए सिंपल सा सिनेरियो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर सरफेस ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो ये अपने पास में ऐसा है कि कोई सॉलिड सिलेंडर होता था जिसका यूनिफॉर्मली करंट होता था, वैसे टाइप का उसका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो। ठीक है, जो कि नीट 2025 में पूछा गया था तो इसलिए इस चीज़ को बता दिया है। एक और बेटा इसका फॉर्मूला बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट का, वो वाला फॉर्मूला भी लिख लो। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, एप्सिलॉन नोट डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। एप्सिलॉन नोट जो एरिया है वो तो कांस्टेंट ही है, ए बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो वही अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला हो जाता है पोटेंशियल, जो क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और नाम था पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब है वो हो जाएगा पोटेंशियल अपॉन दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस। तो एप्सिलॉन नोट ए डी बाई डी टी ऑफ पोटेंशियल अपॉन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। डी को मैं बाहर ले आता हूँ, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी इंटू डी बाई डी टी ऑफ वोल्टेज। एप्सिलॉन नोट ए बाई डी को लिख सकते हैं सी इंटू डी वी बाई डी टी। ये बन जाता है अपने पास में डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को लिखा जाएगा कैपेसिटेंस इंटू डी वी बाई डी टी। ये सब चीज़ें हैं ऐसी जिनको हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट है, इन पे बेस्ड ये कंसेप्ट है।
ठीक है, क्वेश्चन करेंगे बेटा इस पे वेस्ट थोड़ी सी देर में, बट उससे पहले ये दो चीज़ें हैं इनको ध्यान रखो बस। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा जो मैक्सवेल की इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल ने क्या क्या इक्वेशन दी थी, वो वाली इक्वेशन। मैक्सवेल की बेटा जो सबसे पहली इक्वेशन है वो है गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, मैक्सवेल ने क्या है कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनके लाइन इंटीग्रल और जो इनका सरफेस इंटीग्रल है उनकी इक्वेशंस को प्रॉपर तरीके से लिख के दिया था। अभी जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली जो चीज़ है, ये वैसे बताई तो गोज ने थी। ठीक है, गोस ने क्या बताया था, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्साइल नोट। बट एक्चुअल ने जब गोस ने इक्वेशन बताई थी तो किसी और ही फॉर्म में लिखा हुआ था, कुछ इंटीग्रेशन की टर्म्स में या कुछ और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले की टर्म्स में। मैक्सवेल ने इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके प्रॉपरली लिखा, तो इसलिए इनको बोला जाता है कि ये मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं, गोस की इक्वेशंस नहीं बोला जाता है। सेकंड है अपने पास में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, जिसको लिखा जाएगा गोस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म का जो गोस लॉ है वो, इसकी वैल्यू हो जाएगी बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये होती है इसकी इक्वेशन। नेक्स्ट अपने पास में थर्ड इक्वेशन जो कि है फैराडे लॉ से आई है। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्लोज लूप पे लाइन इंटीग्रल है वो अपने पास में क्या हो जाता है, पोटेंशियल। ई डॉट डी एल का मतलब है पोटेंशियल, और उसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस डी फाई बाई फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये यही होता था। अपने पास में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो इसमें ये यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में एम्पियर्स एम्पियर एंड मैक्सवेल लॉ। एम्पियर और मैक्सवेल लॉ से जो मिल के लॉ बन गया है वो, इसको लिखा जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन बन जाती है एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये जो चार इक्वेशन है, इन चार इक्वेशन में हमें क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। ये चार है मैक्सवेल की चार इक्वेशन। तो इन सारी की सारी इक्वेशंस पे बेस्ड ही अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है पूरा का पूरा, जो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, जो क्लास 12 में पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा इस पे ही बेस्ड है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है बेटा अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट करंट पे बेस्ड। ठीक है, देखो क्या है, ए 100 ओम रजिस्टर एंड ए कैपेसिटर ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस, जिसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस गिवन है 100 ओम ही, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है 220 वोल्टेज के सोर्स के साथ। ठीक है, जब कैपेसिटर 50% चार्ज था तो हमें बतानी है कि डिस्प्लेसमेंट करंट की पीक वैल्यू कितनी होगी। देखो बेटा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है और जो कंडक्शन करंट है दोनों के मतलब सेम ही है, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। तो हम कंडक्शन करंट की ही पीक वैल्यू निकाल लेते हैं। पीक वैल्यू का क्या मतलब है भाई, आई नोट से लिखता हूँ इसका, वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन जो अपने पास में इम्पीडेंस है उससे डिवाइड कर दिया। वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू है वो गिवन है, जो भी वैल्यूज गिवन है वो सब कौन सी होती हैं, आरएमएस। तो 200, और किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 220 जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करके चलेंगे, अंडर रूट 2 से, तो पीक वैल्यू आ गई। जेड की वैल्यू करेंगे तो अपने पास में आएगा अंडर रूट ऑफ r² प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का 220 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, रजिस्टेंस का स्क्वायर।
जो कि है 100, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का स्क्वायर जो कि है 100, तो 220 √2 अपॉन ये बच चुका है 100 अपॉन √2, इसकी वैल्यू आ गई है 2.2 एम्पियर। ये हो जाता है अपने पास में पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। बस इतना सा इसका आंसर है और इसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे ये, A capacitor of capacitance C is connected across an AC source of voltage V। C है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस है, V वोल्टेज के सोर्स से गिवन है और जो वोल्टेज है वो ऐसी है। द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर की प्लेट है उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने की बजाय कंडक्शन करंट ही निकाल लो। ठीक है, अपने पास में कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर में जो करंट आता है उसकी वैल्यू हो जाती है आई नोट साइन ओमेगा टी, और जो इसका जो फेज है वो ओमेगा टी से कितना आगे रहता है कैपेसिटर में, तो करंट है उसका फेज रहता है π/2 आगे। तो अपने पास में जो करंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी वी नोट अपॉन एक्स सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, तो जो अपने पास में वोल्टेज है, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है वो तो वी नोट ही है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को क्या लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी, और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2 इसको लिख सकते हैं कोस ओमेगा टी। ठीक है, एसी में ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं बेटा, वी नोट ओमेगा सी इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी, ये हो जाता है अपने पास में डिस्प्लेसमेंट करंट। बस इतना सिंपल सा ही इसका आंसर है और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, द चार्ज ऑन प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू Q नोट साइन ओमेगा टी। इस केस में फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट हमें निकालना है इस केस में। तो देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के ही इक्वल होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज का ही डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्यू नोट है कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। बस ये आ गया अपने पास में डिस्प्लेसमेंट करंट का आंसर। ओके, इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने पास में है क्वेश्चन। तो ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट है किसी में, एक कैपेसिटर में फ्लो कर रहा है वो है 10 एम्पियर, इसकी प्लेट है सर्कुलर आर रेडियस की। अगर मैं r/2 पोर्शन है जो बाहर वाला उसको कवर कर देता हूँ, तो इस केस में बचे हुए रीजन में कितना डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो देखो इस तरीके से है एक प्लेट, ठीक है, ये है कैपेसिटर की दूसरी प्लेट। ठीक है भाई, सर्कुलर प्लेट है और जो सर्कुलर प्लेट है इसका है जो रेडियस है वो है r। अब देखो मैंने किया क्या है, इस केस में ऐसा किया है। ठीक है, जो आउटर पोर्शन है उसको मैंने कवर कर दिया है यहाँ पे, आउटर जो पोर्शन है उसको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है भाई, ये लो इससे क्या। ठीक है, कि इसके अंदर में कोई भी करंट फ्लो ना करे। अब जो अंदर वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो बेटा देखो, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा, एरिया पे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है एरिया पे। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली इस कंसेप्ट को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले एरिया, इनिशियल एरिया जो था वो था अपने पास में, ए से लिख देता हूँ, उसकी वैल्यू थी πr²। ठीक है, नया जो एरिया है, न्यू एरिया, नया जो एरिया है उसको लिखता हूँ मैं
1 से, उसकी वैल्यू हो जाएगी, टोटल एरिया था तो पाई आर स्क्वायर था, उसमें से बाहर वाला जो पोर्शन ऑफ एरिया है वो हटा दिया है, तो बाहर वाला पोर्शन ऑफ एरिया अगर हमने हटा दिया, सिर्फ अंदर अंदर का बचा है, तो अंदर की जो रेडियस है वो r/2 हो गई है, पाई इंटू r/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो सही है अपने पास में, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब है एरिया हो चुका है 1/4 टाइम्स। तो पहले जो डिस्प्लेसमेंट करंट था उसकी वैल्यू थी 10 एम्पियर, तो न्यू करंट हो चुकी है 10 एम्पियर बाई 4, जो कि बन जाएगा 2.5 एम्पियर। ऐसे अपने पास में आंसर निकाला जाएगा। कुछ भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इजीली इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में ये, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ऑफ कैपेसिटर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज चेंजिंग एट ए रेट ऑफ 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो है डिस्प्लेसमेंट करंट वो निकाल देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ अपने पास में, अच्छा अगर वोल्टेज की टर्म्स में ही, वोल्टेज की टर्म्स में नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही चेंज हो रहा है, ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, तो ऐसे लिखा जा सकता है। एप्सिलॉन नॉट और ये है वो तो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाती है 8.85 इंटू 10⁻12। एरिया जो है स्क्वायर प्लेट का वो बन जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में लिखा बेटा, 10⁻2 मीटर इंटू 10⁻2 मीटर। और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू है 3 × 10⁶। ये अपने पास में एम्पियर में करंट आएगा, इसकी वैल्यू होती है 2.7 इंटू 10⁻⁹ एम्पियर। तो भैया अगला क्वेश्चन है बेटे, वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटे देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट इन द फ्री स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of capacitance 1 microfarad and rate of changing of potential difference maintained on 10⁶ वोल्ट पर। बेटा इसका तो फॉर्मूला ही हमने लिखा था, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या होता है, C इंटू डी वी बाई डी टी। कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेराड और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है 10⁶ वोल्ट पर सेकेंड। 10⁶ से माइक्रो होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻, ऐसे यूनिट में करंट आ जाएगा एम्पियर। इसका आंसर आ जाता है 1 एम्पियर, और इससे ज़्यादा तो इसमें। ठीक है बेटा, ये थे अपने पास में डिस्प्लेसमेंट करंट पे बेस्ड क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इनको एक बार वापस से ट्राई करना, जिससे किसी में थोड़ी बहुत क्लियरिटी नहीं आई हो किसी कंसेप्ट में, वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है इसके बाद में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका सोर्स क्या होता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो तो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है बेटा, वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है वो होता है एक्सेलरेटिंग चार्ज। कोई चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। तो इसको लिख लेते हैं, एक्सेलरेटिंग चार्ज इज द मेन सोर्स, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, और चार्ज को एक्सेलेरेट करने के अपने पास में अलग अलग टाइप के मेथड आते हैं। सबसे पहला मेथड है एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर देते हैं और उनके अंदर में जो चार्ज है वो ऑसिलेट कर रहा होता है, एक बार कैपेसिटर से इंडक्टर पे, एक बार इंडक्टर से कैपेसिटर पे। ठीक है, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करी जा सकती हैं। नेक्स्ट अपने पास में
ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth ऑर्बिट टू एनी लोअर ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जैसे जैसे जंप करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, और देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे रिलीज करी जा सकती हैं। तो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस होती है न्यूक्लियस में, उसमें भी गामा रे डीके होती हैं। ठीक है, ये अपने पास में लास्ट वाले चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में। तो रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस, इसका यूज करके गामा रे प्रोड्यूस करी जाती है। नेक्स्ट अपने पास में है कि रिटार्डेशन रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिटार्डेशन शो कर देता है। इस प्रोसेस से एक्सरे जो है उनको जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये है बेटा अलग अलग सोर्स या अलग अलग मेथड जिनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, बस एक थोड़ा बहुत इसमें ये ध्यान रखना है एक्सेलेटिंग चार्ज, अदरवाइज बाकी थोड़ी ही थोड़ी है, आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा इस पर बेस्ड कोई सेंस नहीं बनती है क्वेश्चन आने की। नेक्स्ट है इसमें जो हम करने वाले हैं वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। बेटा देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, जो इनके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ओसिलेशन की वजह से हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर इज ड्यू टू oscillation of electric field and magnetic। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में है ये नॉन मैकेनिकल वेव हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव्स, नो मीडियम is required for propagation of electromagnetic wave। कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। नेक्स्ट है थर्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनके ऊपर में नेट चार्ज जीरो होता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट नहीं होंगी या डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि उनके ऊपर में कोई चार्ज तो होता ही नहीं है। नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज जीरो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे जो नेट चार्ज है उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव cannot be deflected by electric and magnetic field। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं होता। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं।
ट्रांसवर्स नेचर के होने का मतलब है जो अपने पास में इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही हैं उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ओसिलेट कर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर की। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे इसी प्रोपोगेट करती है। बेटा ये है एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन, ये है जेड, तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैंने बना दी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने पास में इस वाई डायरेक्शन के अलोंग में ओसिलेट कर रहा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस जेड डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो बी डायरेक्शन में। ठीक है, और इनकी जो ऑसिलेशन है जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है वो बताता हूँ। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्लेन में ओसिलेट कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, वाई और माइनस वाई के अलोंग में ओसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अकॉर्डिंगली ही इसका मैग्नीट्यूड कम और ज़्यादा होता जा रहा है। इस तरीके से। ठीक है, और जो अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड है वो है भाई जेड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में ओसिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, उससे परपेंडिकुलर के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, डायग्राम से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, सोच के चलो कि ये अपने पास में है इस पेज का प्लेन है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेज वाले प्लेन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड उससे ऊपर वाले प्लेन। ठीक है, तो जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड वाली एक्सिस की। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओसिलेट होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो बेटा 90 डिग्री रहेगा। ओके, और जो वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन है वो दोनों से ही 90 डिग्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, इन दीज वेव इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट करेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट हो रही है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोगेट कर रहे हो। ये होती है अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इधर पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बेटा ऐसी होगी, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होगी बी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ये है के कैप में। ठीक है, तो देखो समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ जेड डायरेक्शन में, और ओमेगा टी माइनस के एक्स दोनों का साइन अलग अलग है। इस चीज़ से हमें ये पता चल रहा है जो वेव है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि अलग अलग साइन है और यहाँ पे एक्स भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से अपने को पता चल पाया है। नेक्स्ट नंबर 5, अगर कंपेयर करें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का, तो ऐसा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो इस तरीके से रिलेट रहते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में इस तरीके से रहेगा। अगर अपने पास में किसी मीडियम में इसकी इक्वेशन लिखनी है, मीडियम में ऐसी रहेगी, ई नोट इज इक्वल टू बी नोट इंटू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू वेलोसिटी इन दैट मीडियम। अगर किसी मीडियम में जो वेलोसिटी है वो निकालनी है, उसके लिए ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं, ओमेगा बाई ए। एक और मेथड भी होगा, उस मेथड को आगे जाके बताऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है, या किसी भी वेव की जो स्पीड होती है, वो ओमेगा बाई के से निकाली जा सकती है। ठीक है, नंबर 5 के बाद में है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव जो प्रोपोगेट कर रही होगी, उसकी डायरेक्शन बेटा इस तरीके से निकल के आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उससे जो डायरेक्शन आएगी, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही होती। ठीक है, ये होती है डायरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन। ओके, तो ये अपने पास में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, जिनको मैंने प्रॉपरली पॉइंट वाइज पॉइंट लिख दिया। ठीक है, कलर इनका सेम कर देता हूँ। ठीक है, तो बेटा इसके नोट्स हैं वो तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट लिखते हैं अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के बारे में। ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड क्या होगी, इस बारे में लिख रहे हैं। तो सबसे पहला है कि भाई स्पीड इन वैक्यूम, स्पीड इन वैक्यूम में जो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो सी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उससे ही चल रही होती है। इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ म्यू नोट एप्साइल नोट, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन म्यू नोट एप्साइल नोट। जिसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है अपने पास में स्पीड इन मीडियम। किसी भी मीडियम में अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, उसका फॉर्मूला हो जाता है C बाई एन। जो एन है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट अब जो अपने पास में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ EM वेव इन मीडियम वो लिखने चाहते हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नोट है, वो वैक्यूम के लिए था, म्यू है किसी भी मीडियम के लिए। एप्सिलॉन नोट जो होता था परमिटिविटी, वैक्यूम के लिए होती थी, किसी भी मीडियम के लिए सिर्फ एप्सिलॉन से। ऐसे भी लिखा जा सकता है म्यू नोट इंटू म्यू आर, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, म्यू और एप्सिलॉन को ये लिखने का तरीका भी सही है। इसको लिख सकते हैं C अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, क्योंकि जो म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट है 1 अपॉन रूट में मिलके बन गया है। तो कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछा जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि होता है C अपॉन एन, तो जो n है ये ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी वैल्यू होती है म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये केस भी इसमें यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा तो और जो जो चीज़ें हैं इन सब का नाम लिख लेते हैं। इधर पे बेटा जो अपने पास में म्यू से लिखा हुआ है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। ठीक है, और एप्सिलॉन से लिखा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है वो फ्री स्पेस के लिए लिखेंगे तो लिख देंगे म्यू नोट, और बाकी सब के लिए लिखेंगे तो म्यू लिख देंगे। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है
अपने पास में फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब के लिए एप्सिलॉन। ये अपने पास में है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नोट करके कुछ वेव के जो चीज़ें हैं जो हमने वेव्स में पढ़ी हुई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा वापिस से रिकैप बता देता हूँ। अगर हमसे पूछा जाए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो वेव की इक्वेशन में ओमेगा से लिखी रहती है, ठीक है, उसका मतलब हो जाता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट अगर एंगुलर वेव नंबर का यूज करें, एंगुलर वेव नंबर, तो बेटा जो वेव नंबर होता है, ठीक है, उसको लिखते हैं लैम्डा से। एंगुलर वेव नंबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा से। इसका ही दूसरा नाम होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। एंगुलर वेव नंबर दोनों का मतलब सेम ही है। जो के से लिखा जाता है जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, वो है ये, ठीक है। तो बस ये अपने पास में फॉर्मूले हैं जिनका यूज किया जा सकता है किसी भी वेव में ये सब चीज़ें निकालने के लिए, ठीक है। स्पीड, डेंसिटी, डायरेक्शन, वायरेक्शन सब कुछ निकाला यहाँ से। चलो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। एक क्वेश्चन है वो मैं लिखता हूँ। तो बेटा ये है अपने पास में क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड कोरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इस तरीके से गिवन है 10 कोस 10 की पावर 70 प्लस के एक्स जे कैप वोल्ट पर मीटर। इफ द वेव इज ट्रेवलिंग इन वैक्यूम, वेव है जो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, तो हमें क्या निकालना है इसमें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेव नंबर, वेवलेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन, और साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो बेटा क्वेश्चन है ये, सारी चीज़ें इसके अंदर में हम निकाल लेंगे, जो वेव में चीज़ें पढ़ी हुई थी ना उन्हीं का ही यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने पास में वेव के कोरस्पॉन्डिंग, उसकी वैल्यू गिवन है E इज इक्वल टू 10 कोस 10 की पावर 70 प्लस के एक्स इंटू जे कैप, ठीक है। वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, पहले तो ओमेगा निकालना है, ठीक है। तो बेटा इससे कंपेयर करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू ई नोट कंपेयर विद E इज इक्वल टू ई नोट कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंपेयर करेंगे। तो बेटा कर देते हैं कंपेयर, क्या ही दिक्कत है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है या जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ से कंपेयर करके पता चल गया सीधा ही 10, ठीक है। साथ साथ में कोस में ओमेगा जो है टी के साथ में जो मल्टीप्लाई वो ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू निकल के आ गई है 10 की पावर 7 रेडियन पर सेकेंड, एस यूनिट में ही है सब कुछ, ठीक है। बस ये दो ही चीज़ें अपने को कंपेयर करके पता चली हैं। और साथ साथ में वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो एक चीज़ पता चल गई है, दो चीज़ पता चल गई, तो पता चल गई है उनको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये पता चल गई है, ओमेगा पता चल गया है, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में ओमेगा जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका फॉर्मूला हो जाता है ओमेगा बाई के, ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ओमेगा है 10 की पावर 7 अपॉन के इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8। तो के की वैल्यू हो जाएगी, ये 3 इधर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 की पावर 8, तो आ जाएगा 1/30। ये अपने पास में आ गया है एंगुलर वेव नंबर, ठीक है, बिल्कुल ही क्लियर है। 1/30 इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर इनवर्स, तो यूनिट के साथ में लिख देता हूँ मैं। ये आ गई है अपने पास में के की वैल्यू, चलो के की वैल्यू भी आ गई है। अब इसके बाद में और देखो क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं, लैम्डा निकाल लेंगे, ठीक है। के को मैंने लिख दिया है के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, 1/30 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा।
लैम्डा इज इक्वल टू 2π/30, लैम्डा की वैल्यू हो गई है π/, तो जो लैम्डा है उसकी वैल्यू भी आ गई है। सही किया है ना हमने, लैम्डा है वो इधर गया है, ओ गलत कर दिया बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो किया है। लैम्डा इज इक्वल टू 60π, यहाँ पे अब ठीक ठीक है बेटा, लैम्डा जो है वो भी निकाल दिया है, के की वैल्यू भी निकाल दी है। चलो भाई इन दोनों की वैल्यू निकाल दी है तो इनको अंडरलाइन करते हैं। अगली चीज़ निकालनी है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड लिखना है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इंटू सी। तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो जाएगा E0/C। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड था 10/3 इंटू 10⁸8। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ऐसे टेस्ला में आएगा, ये आ गई है B0 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 10⁻⁻7/3 टेस्ला। ये आ गई है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो ये भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, ये आ गया है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, डायरेक्शन और बतानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन की। ठीक है, डायरेक्शन बता देते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, देखो जो अपने पास में kx+ω_t है, kx+ω_t है, इसका मतलब है कि दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्ट, मतलब कि दोनों का साइन पॉजिटिव ही है, और दोनों का अगर साइन पॉजिटिव है इसका मतलब है कि वेलोसिटी -x डायरेक्शन में है। ठीक है, जो यहाँ पे रखा हुआ था उससे डायरेक्शन पता चलती है, +x या -x। अगर दोनों एक जैसे हैं तो +x, दोनों का साइन अलग अलग है तो -x। इसका मतलब है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है बेटा वो है अपने पास में -x। वेव वाले टॉपिक में इस चीज़ को पढ़ाया गया है, जो वेव है उस चीज़ को ज़रूर पढ़ लेना बेटा, वहाँ से ये चीज़ पता चलेगी। चलो इसके बाद में नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन निकालते हैं ऑल्सो। तो अपने पास में हमें एक चीज़ पता है बेटा, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो E×B की डायरेक्शन से ही निकल के आती है। वेलोसिटी है -i में, इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास में वो है J डायरेक्शन में, J×B की डायरेक्शन। तो बेटा देखो क्या है कि J की क्रॉस मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूं कि -i आ जाए, तो J की मल्टीप्लाई अगर मैं K के साथ करता तो +i आता, तो इसका मतलब है कि जो B है उसकी डायरेक्शन आ जाएगी -k, और जो B वेक्टर है उसको भी फिर लिखा जा सकता है। इसका मैग्नीट्यूड आया था 10⁻⁷/3 कोस ω_t + kx, ओमेगा की वैल्यू है 10⁻⁷t प्लस k की वैल्यू है 1/30, तो ये बन जाएगा x × 1/30, और डायरेक्शन है इसकी -k। मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे हमने निकाल दिया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये सारी की सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। वेव्स वाले टॉपिक से ही बेस्ड हमने सारे कंसेप्ट लिए हैं, और अगर वेव वाले टॉपिक में अगर आपको कुछ दिक्कत लग रही है तो बेटा वेव वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हो, क्योंकि वो चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए नीट के एग्ज़ाम को पास करने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, देखो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लिखता हूँ मैं एक बार। तो ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है वाई डायरेक्शन में। ठीक है, वाई डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁷ साइन ऑफ, ये अपने पास में है π×10⁻³ प्लस 3π×10⁻11t, इस तरीके से गिवन है। ठीक है, तो बेटा इस केस में हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, साथ साथ में B0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, और साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है और इसका आंसर बताना है। चलो बता देते हैं, क्योंकि मुश्किल चीज़ें तो है नहीं, बिल्कुल ही आसान है। मैग्नेटिक फील्ड को मैंने लिख दिया है बेटा, इसको इससे कंपेयर करेंगे, B = B0 साइन ऑफ kx + ω_t, और टेस्ला में ये चीज़ गिवन है। यहाँ से अगर कंपेयर किया तो B0 है उसकी वैल्यू आ गई है
मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया है 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है, के के साथ में एक्स के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई है वो के होती है बेटा, तो जो के है उसकी वैल्यू आ गई है π × 10⁻³ ठीक है, ये अपने पास में मीटर इनवर्स। ओके, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू निकालता हूँ, टी के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू आ गई है 3π × 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो अपने पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई है, एंगुलर वेव नंबर आ गया है, ये चीज़ पूछी भी नहीं गई थी। के को मैं लिख सकता हूँ 2π/λ, इसकी वैल्यू है π × 10⁻3, पाई से पाई कैंसिल आउट, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2/10⁻3, तो बन जाता है 2 × 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू लैम्डा। चलो भाई, लैम्डा की वैल्यू भी आ गई है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है, बट हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा को लिख दिया है मैंने, सॉरी फ्रीक्वेंसी को मैंने लिख दिया है ω/2π, तो ये लिख दिया था 3π × 10⁻11/2π, तो ये हो गया है 3/2 × 10⁻11 हर्ट्ज। ये अपने पास में आ गई है फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये तीनों चीज़ें निकल के आ गई हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेटा मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू स्पीड ऑफ लाइट। तो 2 × 10⁻⁻7 और स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸। 3 2 जा 6 × 10 60 अपने पास में आ गया है वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी निकल के आ गया है। वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता हूँ, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है या किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर दिया। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है kx + ω/t, kx + ω/t, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, साथ साथ में यहाँ पे x गिवन है, x की टर्म्स में है, मतलब कि -x डायरेक्शन में या -i डायरेक्शन में जो वेव है वो ट्रेवल करेगी। ठीक है, साथ साथ में नेक्स्ट कंसेप्ट कर देते हैं, वेलोसिटी है उसको लिखा जाएगा E×B से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो -i इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो नहीं पता है बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है। मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ y कंपोनेंट था, मतलब कि j डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया है। यहाँ से अब पता चल जाएगा कि अपने पास में क्या डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देता हूँ। देखो कि किसका क्रॉस मल्टीप्लाई जे के साथ करें कि -i आ जाए। ठीक है, तो k की क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं j के साथ करता हूँ, k×j, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आती है -i। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो k डायरेक्शन में है। लिख देते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हो जाएगा 60 sin ऑफ पाई × 10⁻³ प्लस 3π × 10⁻11t इंटू इसकी जो डायरेक्शन है वो आ गई है k। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेक्टर आ जाता है प्रॉपर डायरेक्शन के साथ में, सारी की सारी चीज़ों के साथ में। ये है इस चीज़ का बेटा आंसर। ठीक है, और इस केस में कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यही चीज़ें हमें बस बार बार रिपीट करनी है और इनके कंसेप्ट हैं उनको ज़्यादा अच्छे से करते रहना है बस। अगली जो टॉपिक है अपने पास में वो है बेटा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है बेटा, ये करते हैं। एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी सी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में भी एनर्जी स्टोर हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में भी एनर्जी स्टोर हो रही है, उन दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा टोटल एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो। चलो तो करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी
डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी मैं लिखता हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी देखो बेटा कैसे लिखी जाती है। इसका मतलब हो जाता है हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई चीज़ ही है। हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर से लिखा जाता है। ठीक है, अब बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट है नहीं, वो तो ओसिलेट कर रहा होता है। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स और साथ साथ में पाई भी। इसका साथ साथ में स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स साथ साथ में फाई। हम माइनस के एक्स लिख दे रहे हैं ताकि ये वेव है प्लस एक्स में जाती हुई हो। वैसे ज़्यादा कुछ इसकी दिक्कत नहीं आएगी, बट हमें ये वाली एनर्जी है ये साथ साथ में टाइम के साथ में चेंज होती जा रही है भाई। हमें ऐसे केस में लेनी पड़ती है एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी लिखता हूँ हाफ एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, साइन स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू आती है बेटा उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो जो एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है उसकी वैल्यू आ गई है ये। ठीक है, एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर। ये होती है एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इसी को अगर मैं आरएमएस की टर्म्स में लिखूं ई नोट बाई रूट टू, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नोट इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर। क्योंकि साइन वेव है तो साइन वेव में जो आरएमएस वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आरएमएस वैल्यू है उसकी वैल्यू होती है ई नोट बाई अंडर रूट टू। इस चीज़ को समझने के लिए जो एसी वाला चैप्टर है वो पढ़ सकते हो, और अगर नहीं पढ़ा है बेटा पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए उस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट इसके बाद में आता है वो है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो भाई मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है उसके बारे में भी लिखते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है। अब बेटा देखो, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में जो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होती है वो। इसका फॉर्मूला हमने भी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हाफ पी स्क्वेयर अपॉन म्यू नोट, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो यू बी की वैल्यू लिखता हूँ हाफ म्यू नोट 1/2 म्यू नोट। बी है उसकी वैल्यू होती है बी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कुछ फिर मैग्नेटिक फील्ड का जो है उसका मैंने स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, पर ये तो फ्लक्चुएट कर रहा है, टाइम के साथ में चेंज होता जा रहा है, तो ऐसे केस में हम डिफाइन करते हैं एवरेज। तो इसका एवरेज आ जाएगा 1/2 म्यू नोट बी नोट स्क्वायर, साइन स्क्वायर का एवरेज आ जाता है 1/2। इसकी वैल्यू आ जाती है 1/4 म्यू नोट इंटू मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ के चलना, ये चीज़ अलग है, ये इसकी एवरेज वैल्यू है सिर्फ। ठीक है, तो ये हमने इसकी एवरेज वैल्यू को लिख दिया है। यही अगर मैं आरएमएस की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो आरएमएस वैल्यू की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है बी नोट बाई रूट टू। ठीक है, क्योंकि साइन का ही फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बी नोट का स्क्वेयर अपॉन 2 बी आरएमएस का स्क्वेयर अपॉन 2 म्यू नोट। ये आ जाती है एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहली वाली भी है एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बेटा अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, क्या कुछ इनका सीन है। नो,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है उसको मैंने लिख दिया है हाफ 1/4 एप्सिलॉन नोट इंटू ई नोट का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा अपने पास में इसको लिखा जा सकता है हाफ एप्सिलॉन नोट, तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसकी वैल्यू आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया है एप्सिलॉन नोट बी नोट स्क्वायर। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हो जाती है 1/√ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, तो इसको मैंने लिख दिया है म्यू नोट एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल आउट हो गया। ये तो अपने पास में एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। तो बेटा एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये जो दोनों की दोनों है इनकी वैल्यू सेम ही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो जितनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर है उतनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में स्टोर है। एवरेज की टर्म्स में बताया है बेटा ये, तो एवरेज वाला सिंबल भी दोनों में लगा लेना। ये मैंने एवरेज एनर्जी दोनों में बराबर ही स्टोर रहती है। नेक्स्ट जो इसके बाद में टॉपिक है वो है अपने पास में टोटल एनर्जी डेंसिटी। टोटल एनर्जी डेंसिटी, भाई टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी स्टोर होती है, टोटल एनर्जी की डेंसिटी। टोटल एनर्जी डेंसिटी को मैं लिखूंगा बेटा U से इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। दोनों की दोनों जो एनर्जी डेंसिटी है उसका सम निकालेंगे तब जाके टोटल एनर्जी डेंसिटी आएगी। बट हमें सिर्फ एवरेज वैल्यू ही निकालनी होती है, तो उसकी वैल्यू आ जाती है टोटल एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू प्लस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू। पर दोनों की वैल्यू सेम ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख दो, चाहे इसको लिख दो 2 टाइम ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा यू ई इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर। इसको कर सकते हैं हाफ बी नोट स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। आर एम एस की टर्म्स में लिखना चाहें तो हो जाता है ई नोट ई आर एम एस का स्क्वायर प्लस बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। ऐसे करके टोटल एनर्जी डेंसिटी है उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है उसकी वैल्यू है। और बेटा इस वैल्यू को आपको डायरेक्टली ही याद रखना है, इस पे वेस्ट क्वेश्चन जरूर आएंगे, करने भी आपको पड़ेंगे। नेक्स्ट जो चीज हम करने वाले हैं वो है इंटेंसिटी। तो पहले तो इंटेंसिटी को डिफाइन करता हूं कि इंटेंसिटी होती क्या है। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी stored, energy transmitted per unit area per unit time। बेटा जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला हो जाता है एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। ओके, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम है उसको लिख देंगे पावर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया। ये हो जाता है अपने पास में इंटेंसिटी। तो बेटे ऐसी रहती है पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो बेटा इसकी एवरेज वैल्यू ही पूछी जाएगी हमसे। ठीक है, तो एनर्जी की एवरेज वैल्यू में लिख देता हूं, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया इंटू टाइम। एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू जितना लेंथ चला है वो। ठीक है, स्मॉल लेंथ चला है वो। ठीक है, एरिया
और जब स्मॉल लेंथ चला है तो स्मॉल टाइम dt। ठीक है, तो भाई एरिया से अपने पास में एरिया कैंसिल है, dl बाई dt। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस केस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किस स्पीड से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है u इंटू सी। इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू आ जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट। इसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है हाफ एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर इंटू सी। ये आती है एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू। याद रखना है इस केस को हमेशा के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, कि भाई फोर्स और कितना रेडिएशन प्रेशर अप्लाई कर रही होती है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। ठीक है बेटा, जो भी अपने पास में रेडिएशन होती है ना, उन रेडिएशंस के पास में मोमेंटम तो होता ही है। ठीक है, मोमेंटम के बारे में डी ब्रोगली ने बताया था। ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा इसमें, इसका बारे में जो मोमेंटम है ना, इसके बारे में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स में तो। बट मोमेंटम मतलब कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके पास में वेवलेंथ और उसके पास में मोमेंटम होता है। अगर उसके पास में मोमेंटम है मतलब वो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगी। जैसे ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई और कहीं से टकराई, तो उस केस में वो थोड़ा सा मोमेंटम है उसको ट्रांसफ़र कर देती है, थोड़ा ज़्यादा जितना भी कर सकती है, वो तो मर्जी है। ठीक है, तो अगर मोमेंटम अप्लाई करती है तो फोर्स लगाएगी, और फोर्स लगाएगी तो उसकी वजह से प्रेशर भी बनेगा। उसी प्रेशर को बोल देते हैं रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, सिंस वी नो एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इसको रेडिएशन भी बोल देते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल कैरी मोमेंटम। ये अपने पास में ये साथ साथ में मोमेंटम कैरी करती है विद इटसेल्फ, अपने साथ में मोमेंटम को कैरी करती है। ठीक है, दैट मोमेंटम विल मेक या विल अप्लाई फोर्स ऑन एवरी बॉडी ऑन विच वेव स्ट्राइक्स। उसके ऊपर में फोर्स लगाती है जिस पे वेव स्ट्राइक करेगी। ठीक है, द प्रेशर कोरस्पोंडिंग टू दिस corresponding to this is called रेडिएशन प्रेशर। उस प्रेशर को बोला जाता है रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, तो भाई अब रेडिएशन प्रेशर के बारे में लिखते हैं। तो बेटा अपने पास में जो भी सरफेस है ना उसको दो ही कैटेगरी में लेके चलेंगे, या तो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या तो कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस है। कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग का मतलब है जैसे भाई कोई मिरर है, मिरर की सरफेस है वो बेटा कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके ऊपर में टकराएगा, टकराने के बाद में वापस चला जाएगा। कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है, जैसे अपनी स्किन है, स्किन के ऊपर में यूवी लाइट गिरती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट गिरती है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये ऐसी है, वो होती है कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग। तो दोनों टाइप की सरफेस हैं, दोनों के लिए लिखते हैं। पहली है कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और दूसरा है कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस। ये दो कैटेगरी की बेटा सरफेसेस रहेंगी, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस या फिर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेसेस।
तो इनमें देखो क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मोमेंटम को कैरी करती है, तो मोमेंटम लिखता हूं मैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एच अपॉन लैम्डा, ठीक है, या इसको लिख सकता हूं एच सी अपॉन लैम्डा सी, लैम्डा के साथ है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एच सी बाई लैम्डा है, इसको बोल देते हैं एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। जो एनर्जी कैरी कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको मैंने स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दिया है। राइट साइड में बेटा मोमेंटम होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका मोमेंटम लिख रहा हूं ई बाई, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी चीज लिख रहा हूं चेंज इन मोमेंटम। तो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या है बेटा, पहले मोमेंटम आ रहा था p, उसके बाद में रिफ्लेक्ट करके जो मोमेंटम हो गया है वो है माइनस p। तो p और माइनस p के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है 2p का, या 2e बाई c। ये अपने पास में है मोमेंटम का डिफरेंस, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम से निकाला जा सकता है फोर्स, जिसको लिखा जाता है F से, जो कि डिफाइन किया जाएगा डेल्टा p बाई टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, जो कि बन जाएगा 2e बाई। राइट साइड में कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग के लिए चेंज इन मोमेंटम लिखता हूं। पहले मोमेंटम था बेटा p, बाद में एब्जॉर्ब भी हो गई है तो बाद में हो गया है जीरो। p और जीरो के बीच में जो डिफरेंस इन मोमेंटम है वो p ही बनेगा, जिसको लिखा जा सकता है e अपॉन c से। इसका यूज करके निकालता हूं बाई फोर्स, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, तो E अपॉन सी इंटू टी। चलो ठीक है, अगली चीज निकालता हूं रेडिएशन प्रेशर, सिर्फ प्रेशर से ही लिख देता हूं। प्रेशर को बेटा लिख रहा हूं मैं, प्रेशर को पूरे नाम से लिख रहा हूं। प्रेशर को लिखा जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, 2E अपॉन सी ए और टी, 2E अपॉन सी ए टी। सी ए टी इसलिए लिखा है ताकि भाई बिल्ली जैसा लगे, तो ताकि लिखना थोड़ा सा आसान हो जाए। प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा 2E अपॉन सी ए टी। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको तो इंटेंसिटी ही बोला जाता है। तो प्रेशर जो है रेडिएशन प्रेशर इस केस में बन जाता है 2I बाई सी। कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगी तो जो रेडिएशन प्रेशर है उसकी वैल्यू होगी 2I बाई सी, और कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग होगी तो प्रेशर की वैल्यू जो है वो हो जाएगी फोर्स अपॉन एरिया, E अपॉन सी ए टी, ई अपॉन बिल्ली, या फिर E अपॉन सी। बस ये अपने पास में हो जाता है प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर बेटा कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में 2I बाई सी, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस में I बाई सी। इस वाले पूरे फॉर्मूले में जो मैंने I से लिखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी को, और जो E से लिखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो वही इन दोनों के नाम मैंने लिख दिए हैं ताकि इसमें कन्फ्यूजन ना आ सके। बाकी सबका नाम तो ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ था, बाकी सब में तो कोई दिक्कत जैसी बात थी ही नहीं। ये अपने पास में इतना छोटा सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। करते हैं बेटा इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो बेटा ये है अपने पास में क्वेश्चन, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 25 इंटू 10 की पावर 4 वोट पर मीटर स्क्वायर फॉल ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल कर रही है एट नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। एरिया है जो अपने पास में वो है इतना, एवरेज फोर्स निकालना है। चलो तो भाई निकाल लेते हैं। तो बेटा देखो सबसे पहली चीज जो अपने पास में गिवन है ना वो है एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स ऐसी चीज तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं है, पर बेटा ऐसे केस में देखी जाती है यूनिट। यूनिट देखो वोट पर मीटर स्क्वायर, वोट पर मीटर स्क्वायर से पता चला कि ये तो इंटेंसिटी है, तो 25 इंटू 10 की पावर 4 वोट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी है जो लाइट की, वो अपने पास में गिवन है। सरफेस एरिया है वो है 15 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिख दिया है। ठीक है, एवरेज फोर्स निकालना है। तो भाई ये एवरेज फोर्स निकालने के लिए तो अपने पास में अलग अलग फॉर्मूले हैं। अपने पास में एनर्जी का फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला है, तो उन केसों में अपने को प्रॉब्लम रहेगी।
तो ऐसा केस जब भी आए फोर्स निकालना हो तो यूज कर लेना प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला तो हमें याद ही रहेगा। प्रेशर का फॉर्मूला, रेडिएशन प्रेशर जो है कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाले केस में आ जाता है 2I/C इंटू एरिया है ए। 2 इंटेंसिटी है 25 इंटू 10⁴, एरिया है 15 इंटू 10⁻⁻⁴, स्पीड ऑफ लाइट है c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सब कुछ ऐसा यूनिट में लिखा है तो आंसर आ जाएगा न्यूटन्स में। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन पूछता हूँ इसी पे बेस्ड, अपने पास में क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, लाइट विद एनर्जी फ्लक्स 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फॉल ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस। नॉन रिफ्लेक्टिंग है, एब्जॉर्बिंग है। इफ द सरफेस हैज एरिया, दिस टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। 30 मिनट में कितना सा मोमेंटम टोटल लगेगा। तो बेटा ऐसा जो भी क्वेश्चन है तो जो जो चीज़ें गिवन है वो लिखेंगे। पहले तो इंटेंसिटी गिवन है 20 वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 वोट, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10⁴ मीटर स्क्वायर। 10⁴ ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 10⁵ वोट पर मीटर स्क्वायर। चलो, इंटेंसिटी तो आई। इंटेंसिटी के बाद में गिवन है एरिया। एरिया जो है वो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 30 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। चलो भाई, ये भी ठीक है। टाइम गिवन है, कितने टाइम तक में है, टाइम की वैल्यू है 30 सेकेंड, सॉरी 30 मिनट। 30 मिनट को लिख सकते हैं 30 इंटू 60 सेकेंड, 1800 सेकेंड। सारी चीज़ें जो गिवन थी क्वेश्चन में वो हमने लिख दी। मोमेंटम निकालना है बेटा, पर फॉर्मूला हमें किसका पता है, प्रेशर का। प्रेशर जो है कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस में आ जाता है I/, प्रेशर को लिख देते हैं बेटा फोर्स अपॉन एरिया। इसकी वैल्यू आ गई है I/C। फोर्स को लिख दिया है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, एरिया तो था ही पहले से ही, इज इक्वल टू I/। तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम को लिख दिया है मैंने I/A/T/C। इंटेंसिटी 2 इंटू 10⁵ इंटू एरिया 30 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन इंटू टाइम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। ये अपने पास में आ जाएगा मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। इस चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है, बस इसको कैलकुलेट करते ही आंसर आ जाएगा। 3 से ये 3 कैंसिल आउट, 10, 18 टू जा 36, तो 36, बाकी 10 की पावर ही बचेंगी। 10 की पावर यहाँ से देख लेते हैं, 5 है, 5 में से -4 किया तो 5 में से -4 किया तो 1, और 1 2, और 2 4, 4 में से -8 किया तो 10 की पावर -4 बच। ठीक है, कैलकुलेशन बेटा अपने तरीके से देख लेना, जैसे स्लो स्लो या जितनी फास्ट कर पा रहे हो उतना ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन में। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे कैलकुलेशन कभी भी नहीं सुधरेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, उसको रखता हूँ और इस क्वेश्चन को करना आंसर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को लिखो और इसको ट्राई करो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। ये है अपने पास में क्वेश्चन। An observer is at distance r meter from an isotropic point light source। बेटा आइसोट्रोपिक का मतलब है जो हर डायरेक्शन में सेम लाइट थ्रो कर रहा हो, और एक पॉइंट, एक छोटा सा लाइट का सोर्स है। ठीक है, जिसकी पावर है h वोट, h वोट का कोई बल्ब है। ठीक है,
द आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। चलो ये है बेटा अपने पास में बल्ब जो कि लाइट सोर्स है, ठीक है, हर डायरेक्शन में लाइट को भेज रहा होगा और लाइट है वो इसके स्फेरिकल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। जैसे सन है ना बेटा, सन स्फेरिकली लाइट को थ्रो करता है हर डायरेक्शन में, ठीक है। इससे h डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे हमें क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू। चलो ऐसे केस में जब भी रहेगा तो बेटा इंटेंसिटी का ही हमें फॉर्मूला पता रहता है, इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ई नोट एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर इंटू सी, बट हमें निकालनी है इसकी आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो लिख दिया है हाफ, हाफ तो हट ही जाएगा, ई नोट ई आरएमएस का स्क्वायर इंटू सी। चलो इंटेंसिटी बेटा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है पावर अपॉन एरिया, पावर तो है h और ये जो है इसकी एनर्जी है वो ऐसे स्फेरिकल एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो एरिया हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो अपने पास में ई आर एम एस है उसकी वैल्यू ही तो निकालनी है, h अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर इंटू सी, ये अपने पास में ई आर एम एस के स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ठीक है। ई आर एम एस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, इसके स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ बन जाएगा रूट, ठीक है। तो ये अपने पास में बन जाता है आंसर। अब ऑप्शन से मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखो बेटा ऑप्शन में अंडर रूट एच पाई एप्सिलॉन नोट सी, पाई एप्सिलॉन नोट सी ये होना चाहिए, और 4 और आर स्क्वायर उसको बाहर लिया है तो 2 और आर बच गया, तो 1 अपॉन 2 आर, और फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका ये सही ऑप्शन बन, ठीक है। तो बस ये इसका आंसर हो जाता है। चलो अगला जो टॉपिक है वो करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेटा पॉइंटिंग वेक्टर, इसके बारे में सिर्फ पता ही होना चाहिए, ये जो है अपने सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि सिंपल टॉपिक है तो इसलिए बता देता हूँ। द पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर को डिफाइन किया जाता है एस वेक्टर से। पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब हो जाता है एस वेक्टर। इस वेक्टर को डिफाइन किया जाता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब कि कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टर्म्स में, ठीक है। तो उसको ही डिफाइन किया जाता है पॉइंटिंग वेक्टर। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the flow of energy, the flow of energy in the direction of propagation of electromagnetic wave per unit area per unit time, per unit area per unit टाइम, बस इसको डिफाइन किया जाता है पॉइंटिंग वेक्टर। तो बेटा देखो पॉइंटिंग वेक्टर जो है ना वो एक वेक्टर है, साथ साथ में क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, और इसकी डेफिनेशन में क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो इंटेंसिटी के ही इक्वल है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो किसके इक्वल है, इंटेंसिटी के। तो इंटेंसिटी के साथ में वैसे एक डायरेक्शन और ऐड कर दी है, और कोई इसमें फर्क नहीं है। पॉइंटिंग वेक्टर है उसको डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई म्यू नोट, म्यू बी अपॉन म्यू नोट उसको एच से भी लिख सकते हैं, तो ई और एच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है इससे भी लिखा जा सकता है। एवरेज वैल्यू में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसकी एवरेज वैल्यू वही है जो इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू है। इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ से एवरेज वैल्यू निकाल लेता हूँ। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू
मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू अपॉन म्यू नोट, ई नोट वी नोट अपॉन 2 म्यू नोट। या इसको जब सोल्व करते हैं तो ये इंटेंसिटी के ही इक्वल आ जाता है। बस ये अपने पास में पॉइंटिंग वेक्टर होता है। ये है पॉइंटिंग वेक्टर के फॉर्मूले। ठीक है बेटा, नोट करके एक पॉइंट और लिख लो। ठीक है, इंटेंसिटी जो है वो अपने डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। कोई भी अगर जैसे सोर्स है ना, उस सोर्स से कितने से डिस्टेंस पे लाइट रखी है, उसके अकॉर्डिंगली सोर्स पे भी डिपेंड करती है कि सोर्स के अकॉर्डिंगली सोर्स से जितना डिस्टेंस है उस पर कैसे डिपेंडेंसी। ठीक है, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। ठीक है, सोर्स से डिस्टेंस। सबसे पहले है अगर अपने पास में पॉइंट सोर्स में जो बेटा इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड है अपने पास में अगर लाइन सोर्स है। पॉइंट सोर्स का एग्जांपल है बेटा जैसे सन है, अपने पास में कोई बल्ब है, इन सब की इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रहती है। अगर कोई लाइन सोर्स है जैसे ट्यूब लाइट है, एक लाइन सोर्स है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रहती है। ठीक है, और अगर कोई अपने पास में प्लेन सोर्स है, प्लेन प्लेन सोर्स है जैसे मोबाइल है, ठीक है, स्मार्टफोन है, जो है अपने पास में डिस्प्ले रहती हैं वो है। ठीक है, तो इन सब पे जो इंटेंसिटी है वो आर पे डिपेंड ही नहीं करती है, डिस्टेंस पे उनकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी रहती है। ये अपने पास में है इंटेंसिटी पे बेस्ड पॉइंट। ठीक है, अब बेटा इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अपने पास में क्या रहती हैं, किस रेंज में किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहती हैं वो बताता हूँ। ठीक है, मैं एक टेबल बना रहा हूँ। इस टेबल को डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही कॉपी किया गया है कि एनसीईआरटी में ही उन वेव्स के बारे में है। ठीक है, तो उन वेव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि किस तरीके से क्या वेव है। बट मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो तो बिल्कुल बेसिक ही चीज़ें हैं। ठीक है, उतनी सी चीज़ें तो आपको याद ही होनी चाहिए और इतना ही काफ़ी है। बस सीक्वेंस सा याद होना चाहिए, इसका रेंज याद कर लो तो और ज़्यादा अच्छा है। ये है बेटा अपने पास में अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये अपने पास में वेव है। ये वेव की जो पूरी टेबल है ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी वेव का कहाँ पे यूज है, कौन सी वेव से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, सबसे पहले टाइप की जो वेव है वो हम करने वाले हैं रेडियो वेव। ठीक है, हाँ, इसके अंदर में अगर मैं फ्रीक्वेंसी की और एनर्जी की बात करूं, ठीक है, एक तो इसमें लिख देता हूं कि एनर्जी और वेवलेंथ। हाँ, एनर्जी है बेटा, इसको ऐसे करके लिख देते हैं, एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी। इधर लिख लेता हूं वेवलेंथ। ठीक है, एनर्जी किसकी ज़्यादा है तो एनर्जी इस तरीके से ऑर्डर है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा होती चली जाएगी। वेवलेंथ की बात करें तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं तो अपने पास में वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, एनर्जी का अपने पास में क्या यूज है ये बता देता हूँ। एनर्जी का यूज है बेटा पेनिट्रेशन में। पेनिट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, सेकंड है अपने पास में कि कितनी ज़्यादा दूर तक ट्रांसफ़र हो सकती हैं, ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसफ़र का अपने पास में रिलेशन रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसको इतनी ही दूर तक ट्रांसफ़र करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना। अब देखो बेटा यहाँ पे बताता हूँ, अपने पास में ये टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती है।
7 टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले है रेडियो वेव। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी इतनी सी होती है, 0.1 मीटर से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। ये अपने पास में रैपिड एक्सेलेशन और डी एक्सेलेशन जो इलेक्ट्रॉन के होते हैं एरियल्स में, उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। रिसीव करने के लिए एरियल्स या एंटीना लगाए जाते हैं। माइक्रोवेव जो है, माइक्रोवेव है, उनकी रेंज ये होती है 0.1 मीटर से 1 mm, ठीक है। इनको प्रोड्यूस करने के मेथड है ये, इनको डिटेक्ट करने के मेथड। इस वीडियो को पॉज करके ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लेना। जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। जैसे एक लाइट है, लाइट एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाइट के बारे में कम्प्लीटली एक चैप्टर भी है, ठीक है। लाइट की वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, ठीक है। लाइट जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए अपनी आइज़ का यूज किया जाता है, और लाइट अपने पास में कोई भी एटम है वो एमिट कर सकता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जंप करता है तब, ठीक है। लाइट के बहुत सारे अपने पास में सोर्स होते हैं, सन भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। इसके बाद में एक अपने पास में है एक्सरे। एक्सरे का मेडिकल फील्ड में ज़्यादा यूज है, तो इसलिए वो है, एक्सरे का यूज किया जाता है कोई भी ट्यूमर है उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, या अपने पास में बोन्स में फ्रैक्चर है उसको डिटेक्ट करने के। एक्सरे की वेवलेंथ होती है, उसका रेंज ये है। एक्सरे है उनको प्रोड्यूस करने के तरीके हैं, ये एक्सरे को डिटेक्ट करने के तरीके। सबसे हाईएस्ट एनर्जी की जो होती है वो है गामा रे। गामा रे की रेंज और ये चीज़ें इसकी गिवन है। इसके बाद में अपने पास में एक छोटा सा एक टॉपिक बचा है जिसको अपने को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसको मैं बता देता हूँ, नोट करके लिख लो चाहे, ठीक है। एक तो चीज़ है बेटा अपने पास में अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो सन से आती हैं, ठीक है। और ये वो हैं जो ओजोन को डैमेज करती हैं, ओजोन लेयर को, ओजोन लेयर में जो डैमेज करती हैं वो अपने पास में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इस बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास में जो अपने पास में माइक्रोवेव अवन होता है उसका प्रिंसिपल बता देता हूँ। माइक्रोवेव अवन, ठीक है। तो बेटा माइक्रोवेव अवन क्या होता है कि किसी भी मटेरियल को, मतलब कि कोई भी खाने का सामान है उसको गर्म करने के लिए उसका यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे है अपने पास में एक कटोरी, कटोरी के अंदर में हमने कुछ खाने का सामान डाला हुआ है। तो माइक्रोवेव अवन क्या करता है, जो बेटा माइक्रोवेव होती है ना, माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है और जो अपने पास में इसके अंदर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, खाने में H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो H2O के मॉलिक्यूल्स की जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है और इसकी फ्रीक्वेंसी है, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम रहती हैं। तो ये माइक्रोवेव क्या करता है, या माइक्रोवेव जो है वो ऐसा करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ओसिलेट करवा देता है। तो अगर बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स ओसिलेट करेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है और वो जो खाना है वो गर्म हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल पे माइक्रोवेव अवन जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। इसका जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, बट इसका जो नोट्स है वो मैं अभी लिख के बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। यहाँ से इसको नोट कर लेना। ये है बेटा माइक्रोवेव ओवन के नोट्स, तो इन नोट्स को भी लिख लेना, ठीक है। तो इतना सही है, ये चैप्टर कंप्लीट चैप्टर हो गया है, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है, सफिशिएंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इसकी।